नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। अगर 10 से 12 मिनट में आपको दुनिया भर की सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स का एनालिसिस चाहिए जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दुनिया भर के सारे इवेंट्स को डिस्कस करूंगा जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है इंपॉर्टेंट स्टेप, यूएस एज गोयल बिगिंस वॉशिंगटन विजिट टुडे। सो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल विजिट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है क्योंकि इंडिया और यूएस अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्कर्मिश चल रहा है इन दोनों के बीच में ऑन पॉलिसी लेवल्स एंड ट्रेड टेरिफ्स की अगर बात करें तो इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज है व्हेन इट कम्स टू टेरिफ। जैसे कि आप देख सकते हो कि पेनल्टीज भी लगी है हमारे ऊपर, एक्स्ट्रा टेरिफ्स भी लगे हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ये नेगोशिएशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो भी ट्रेड बैरियर्स है उसे एड्रेस करेंगे बिटवीन आर टू नेशंस, एंड जो विजिट है इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ये सर्टेन है कि जो दो कंट्रीज हैं हमारी, इट कैन कम टू सक्सेसफुल कंक्लूजन एंड अकॉर्डिंग टू पीपल अवेयर ऑफ द मैटर। गोयल यहाँ पे मिलेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से एंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क। तो डिस्कस करेंगे की ट्रेड रिलेटेड मैटर्स एज वेल एज ट्रेड अग्रीमेंट, दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी। एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री से जिसमें कहा गया है कि यूएस विजिट करेंगे, यूएस ऑफिशियल्स के साथ बातचीत भी करेंगे 22 सितंबर को। तो यहाँ पे अर्ली कंक्लूजन करना चाहते हैं, जल्दी से खत्म करना चाहते हैं जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड अग्रीमेंट है उसको। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टीम ऑफ ऑफिशियल्स हेडेड बाय असिस्टेंट यूएसटीआर जो थे वो हमें नजर आए थे, साउथ एंड सेंट्रल एशिया ब्रेंडन लिंच, एंड इंडियन टीम हेडेड बाय स्पेशल सेक्रेटरी इन कॉमर्स राजेश अग्रवाल। मतलब पिछले हफ्ते ही मुलाकात हुई, मैंने न्यूज़पेपर में कवर भी किया है उसे लास्ट वीक, और इन्होंने कहा कि हम इंटेंसिफाई करेंगे और ये डिस्कस हुआ कि इसको कैसे फास्ट ट्रैक कर सकते हैं लास्ट वीक में। बस यही उस मीटिंग का ओवरऑल मैं कहूँगा जिस्ट था। एंड अर्लियर दिस मंथ अगर आप देखोगे तो यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट जो है उन्होंने कहा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वाइट किया है गोयल को वॉशिंगटन कि हम ट्रेड टेंशन को रिजॉल्व कर सकें दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड टेंशन्स हैं। ये सेकेंड मीटिंग होगा बिटवीन ट्रेड नेगोशिएटिंग टीम्स सिंस यूएस लास्ट मंथ इम्पोज 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया। तो ये बात आ जाती है किसकी, यूएस और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस की। सबसे पहला आर्टिकल जो हमने कवर किया है, वी आर एक्सपेक्टिंग, और हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने लास्ट वीक ही कहा है कि विद इन नवंबर ये सारे पेनल्टी वाले टैरिफ्स हैं सब हट जाएंगे और 10 से 15% पर ही इंडिया का टैरिफ आकर के रुक जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया एडवांटेज भी देगा इंडिया को। तो ये सारी पेनल्टीज और टैरिफ्स जो है ये खत्म हो जाएंगी। नवंबर तक का जो डेट है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने रखा है। अब वेकअप कॉल फॉर जीसीसीज टू ऐड मोर वैल्यू। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, यहाँ पे कहा है कि वो चार्ज करेंगे $1 लाख अगर आप किसी भी फॉरेन नेशनल को इंडिया ही नहीं किसी भी फॉरेन नेशनल को अगर यूएस लेकर आते हो और काम करवाते हो उनसे, उन्हें जॉब देते हो आप, ठीक है, वीजा एप्लीकेंट्स पे हम H1B पे इतना चार्ज करेंगे आपके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे इंडिया में किसको बेनिफिट हो रहा है सबसे ज़्यादा ऑलरेडी बूमिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को बहुत बेनिफिट हो रहा है। जी, इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं क्योंकि यूएस कंपनीज क्या कर रही हैं, इनके कैपेबिलिटी का इस्तेमाल कर रही है, कैपेबिलिटी सेंटर्स का इस्तेमाल कर रही हैं अपने क्रिटिकल पार्ट जो इनका टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्क है इसके क्रिटिकल पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने लेबल किया है इस मूव को एज अमेरिकाज लॉस एंड इंडियाज गेन। क्यों? उनको ये लगता है कि एक तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, मतलब जो अच्छे मैं कहूँगा ऐसे लोग जो इंडिया में जिन्हें हम नहीं रख पाए बिकॉज उन्हें बहुत ही अच्छा कम्पिटिटिव पे मिल रहा था यूएस में, वो अब वापस आएंगे, राइट। एंड यूएस से यहाँ पर आएंगे तो दिल टेक अप जॉब्स इन थाउजेंड्स ऑफ जीसीसीज डॉटिंग बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एंड गुड़गांव। तो कंपनीज जैसे कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जो मेजर H1B बेनिफिशियरीज है ये डबल डाउन करेंगे अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में और R&D हब्स में इंडिया में। तो जो वॉर फॉर टैलेंट है वो और स्ट्रेटेजिक होने वाला है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे इनोवेटिव माइंड्स अब बेस्ड होंगे वहाँ पर जहाँ पे सस्ता होगा उन्हें रखना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा और टैलेंट पूल कन्वर्ज करेंगे राइट हियर इन इंडिया। तो इंडिया के पास करीब 1760 जीसीसीज हैं अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम नासकॉम, जो एक्सपेक्टेड है कि क्रॉस करेगा 2000 बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। और बहुत सारे जो सेंटर्स हैं दे आर सीन एज एक्सटेंशंस ऑफ हेडक्वार्टर्स, वर्क ऑन सम कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन सेवरल सेक्टर्स। तो जीसीसीज क्या है यहाँ पे, करीब इंडिया में 1760 जीसीसीज हैं अकॉर्डिंग टू नासकॉम डेटा। ये 2000 क्रॉस कर जाएगा एंड ऑफ दिस ईयर। एंड बहुत सारे जो सेंटर्स हैं उन्हें देखा जाता है कि ये हेडक्वार्टर का ही एक एक्सटेंशन है उस कंपनी के, जहाँ पे कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी काम चल रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, रिटेल, ऑटोमोबाइल,
हेल्थ केयर, बैंकिंग, और ग्रेटर कंट्रोल है प्रोडक्ट R&D पर, एनालिटिक्स पर और डिज़ाइन पर पहले से बहुत ज़्यादा। तो पहले क्या था कि इंडिया दुनिया का बैक ऑफिस है, ठीक है, यहाँ आउटसोर्सिंग का जो काम, हल्का फुल्का काम है, जो लो क्वालिटी वर्क है वो यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अब ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब अगर कोई कह रहा है ऐसा, तो आई थिंक वो 20 साल पीछे जी रहा है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बड़े से बड़ी कंपनी के इंडिया में खुल चुके हैं। यस, अगर आप देखोगे हमारे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज को ही, तो बड़े बड़े सेमीकंडक्टर से लेकर के आप AI देखो या कुछ भी रिसर्च सेंटर्स फॉरेन की कंपनीज इंडिया में ओपन कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे GCCs हैं जिन्होंने अभी मेच्योरिटी नहीं अटेन किया इन स्पाइट ऑफ ऑपरेटिंग इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स, और अभी भी डिलीवरी सेंटर्स की तरह उन्हें देखा जाता है। दे आर नॉट वैल्यू क्रिएटिंग हब्स। तो ये पोस्ट कर सकता है एक बड़ा चैलेंज आगे, क्योंकि जो मूड है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सर्कल का, वो बहुत हॉस्टाइल है H1B वीजाज के अगेंस्ट, एंड स्पेसिफिकली टैलेंट को, काम को आउटसोर्स करने के अगेंस्ट। तो यहाँ पे नॉट ऑल GCCs हैव रीच डिजायर्ड मैच्योरिटी लेवल। और एक रिपोर्ट भी आई थी बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के द्वारा, जिन्होंने मेंशन किया कि सिर्फ 8% इंडिया में जो GCCs हैं वो टॉप परफॉर्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। 66% तो एवरेज परफॉर्मर्स हैं एंड 20% as above average। तो MK ने नोट किया ऑन द इम्पैक्ट ऑफ H1B वीजा हाइक। उन्होंने कहा कि जो शॉक है एंड इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी है, इससे GCC की ग्रोथ बहुत बढ़ सकती है। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्रास्टिक मूव जो है बिग ब्लो है टू द IT इंडस्ट्री, एंड GCCs जो है किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करेंगे, एक्चुअली जो नुकसान है उसको कम करेंगे। जो इम्पैक्ट है इमिग्रेशन चैलेंजेस का, उसे भी कहीं ना कहीं इसी के थ्रू कम किया जा सकता है। तो GCCs के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए आगे इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और ये तो था, चलो हम लोग बात कर रहे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट IT और रिसर्च की, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर की। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत बड़ा टैक्स ब्रेक मिला GST में, राइट। उसके अलावा लोन सस्ती हो गई। इंडिया में कार लोग लोन पे ले रहे हैं, तो कार में डिस्काउंट तो ठीक है, लेकिन अगर लोन सस्ता हो जाए, ब्याज दर कम हो जाए, तब भी कार की सेल्स काफ़ी बढ़ जाती है। अब ये दोनों फैक्टर्स तो हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ और क्या है, इंडिया में मारुति सुजुकी अगर आप देखोगे ना, कई दिनों से बहुत कुछ खास नहीं कर पा रहा था। एक तो छोटी गाड़ियां बिकना ही बंद हो गई थी। इंडिया में क्रेज था SUV का, क्योंकि सड़कों में पॉटहोल्स काफी हैं, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, रूरल एरियाज में भी SUVs चल जाती हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा होता है स्पेसिफिकली, और थोड़ा लुक भी बड़ा आता है कि आपके पास बड़ी कार है। तो मारुति कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चल रहा था, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ऑटोमोटिव स्टॉक्स एक तो ओवरऑल सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं। BSE 200 इंडेक्स में अगर आप देखोगे रिसेंट मंथ्स में, मोर देन हाफ ऑफ टॉप 15 गेनर्स जो हैं पास्ट 1, 2, 3 मंथ्स में, वो सिर्फ ऑटो सेक्टर से आ गए हैं। और जो रैली है, एक तो GST की वजह से हुआ, नॉर्मल मानसून सही होते हैं तो रूरल एरियाज में लोग की कमाई बढ़िया होती है, वो भी कार खरीदते हैं, और इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं और टैक्स इंसेंटिव्स भी बढ़े हैं। तो मारुति सुजुकी इंडिया, जो इंडिया का लार्जेस्ट कार मेकर है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। अब इनका स्टॉक 47% बढ़ चुका है 2025 में, कंपेयर्ड विद 19.6% गेन फॉर निफ्टी ऑटो इंडेक्स। तो ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दे चुका है मारुति ऑलरेडी। एंड अलॉन्ग साइड अग्रेसिव प्राइस कट्स डीपर देन GST रिडक्शन, कंपनी ने ऑलरेडी पेन कर लिया होप्स को ऑन न्यू लॉन्चेस, जैसे कि विक्टोरियस SUV। इन्होंने एक नया SUV भी लॉन्च कर दिया है फाइनली। तो मारुति इज पॉपुलर क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू बहुत बढ़िया होती है, स्पेसिफिकली इनका सर्विस सस्ता होता है, माइलेज बहुत अच्छा होता है। तो कई लोगों को ये शायद पसंद आए व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी या जो भी कह लो आप, लेकिन इंडिया में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स उठा करके देखो, ठीक है, और उसमें कितने मारुति के हैं आप वो देखो, और फिर इस बात पे आप डिस्कस करना कि इनकी कार अच्छी है, खराब है, क्या है, क्योंकि सेल्स में तो ये सबको पीछे छोड़ देता है। अगर ये अच्छे से कार लॉन्च करते हैं, जल्दी ये करते नहीं कार लॉन्च, तो इस ट्रिगर के बाद स्टॉक अब रिपीटेडली ऑल टाइम हाई पे चला गया है रिसेंट ट्रेडिंग सेशंस में। इमीडिएट कैटलिस्ट है बोथ MSIL के लिए और सेक्टर के लिए, और वो है GST कट सबसे पहले तो, ठीक है। एंड इनसे इन्हें लग रहा है कि इनकी जो सेल्स है वो बहुत अच्छे से रिवाइव करेगी, क्योंकि एक तो अफोर्डेबिलिटी बहुत इशू क्रिएट कर रहा था। इवन मारुति सुजुकी के चेयरमैन ने भी कहा है कि लोगों की 2020 से आप 2025 तक देखो, इनकम ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन कार के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कोई भी एक डिसेंट कार 8 से 10 लाख में आती है, जो पहले 5 से 6 लाख में भी मिल जाती थी अच्छी कार्स। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल के दाम है वो बहुत बढ़ गए थे कोविड के बाद। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है उसको लेकर काफी हंगामा हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इतने टफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कर दिए कि एक सस्ते से सस्ती कार को भी सेफ बनाने के लिए उसमें काफी चीजें डालनी पड़ती है। 6 एयरबैग्स हो गया और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो उनका ये रीजन था, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब रेट्स कम आएंगे और इनकम और कार के जो प्राइसेस है वो मैच करेंगे, तो कार की सेल्स जरूर यहाँ पे रिवाइव होते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल बेसिस पे नियर टर्म मार्जिन्स में हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन मार्केट शेयर काफी अच्छा होगा। डिमांड
पिक होगा, बढ़िया रिकवरी आएगी एंट्री लेवल कार्स में, जिसमें मारुति ऑलरेडी रूल करता है। 10 लाख के नीचे की आप कार्स देखो, 15 लाख से नीचे की कार देखोगे तो मारुति की आप सारी कार्स, ऑलमोस्ट सारी कार्स ले सकते हो, और वहां पे अपने सेगमेंट्स में ये रूल भी करते हैं। तो विक्टोरियस इन्होंने लॉन्च किया है कंपेटिटिव प्राइस पे, जो एक टेलविंड हो सकता है बहुत बड़ा। एंड अभी ये बैटरी प्लांट भी शुरू कर रहे हैं अपना, ताकि ये हाइब्रिड कार को लॉन्च कर पाए। तो जितनी जापानीज कंपनीज है ना पूरी दुनिया में, आप देखो ये ना तो इलेक्ट्रिक कार पे फोकस कर रही है ना किसी और चीज पे, ये कह रही है कि वाई इज इलेक्ट्रिक ओनली फ्यूचर। हाइब्रिड कार्स देखो, इमीडिएट बेसिस पे हाइब्रिड कार बहुत अच्छा सोल्यूशन देती है, क्योंकि ये पोल्यूशन भी कम क्रिएट करती है, राइट। इसके लिए चार्जिंग ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, चार्जिंग सेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी रेंज कार की बढ़ जाती है बहुत अच्छे से। या फिर आप हाइड्रोजन कार्स देखो, जापान हाइड्रोजन कार्स में भी काफी अच्छा लीड करता है पूरी दुनिया भर में, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीजें हैं कि जापानीज काफी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, खाली ईवी पे बैठ नहीं कर रहे हैं। और इंडिया में भी जापानीज कंपनीज हाइब्रिड कार लेकर आ रही है, जैसे होंडा के पास आपको होंडा सिटी हाइब्रिड दिख जाएगी। इसके साथ ही मारुति भी नई नई हाइब्रिड और स्मार्ट हाइब्रिड पे भी वर्क कर रहा है, जहाँ पे इनकी ऑलरेडी कुछ कार स्मार्ट हाइब्रिड कैटेगरी में आती हैं। तो 50% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, एंड एक्सपेक्टेड है कि पैसेंजर व्हीकल सेल्स बहुत बढ़ेगी, इनके एसयूवी सेल्स भी बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी बढ़िया ग्रोथ आएगी फॉर मारुति। तो ये तो 50% ग्रो कर चुका है, बट डू कीप अ वॉच। आप कार कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे बढ़िया कार सबसे ज्यादा बिक कौन रही है, टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में कौन सी कार है सबसे ज्यादा, कौन सी कंपनी की सबसे कार है, वो कंपनी कार्स कितनी बनाती है, उसकी कितनी कार्स मतलब टॉप 10 में आती हैं, क्या नंबर्स हैं, क्या ग्रोथ है पिछले साल से, पिछले क्वार्टर से। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये चीजें देख पा रहे हो, क्योंकि अगर गाड़ियां बिक रही है तो कंपनी पे अगर लोन भी होगा तो वो लोन चुकाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस में। कई बार जब आप प्रोडक्ट कंपनीज की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात करते हैं, दूसरी कंपनीज की बात करते हैं, रादर देन आप सिर्फ यहाँ पे आप बैलेंस शीट उठाओ और पीएनएल उठाओ और सिर्फ उसको एनालाइज करके शेयर खरीद लो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।